ठीक है। तो उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। बहन जी आप एक्टिविटी करवाएंगे, उसके बाद हम राजयोग को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। एक ऐसा चिकन डांस आज हम करेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन कर लीजिए, थोड़ा सा एक हाथ का फासला ले लीजिए। ये आपके तन के लिए है, मन के ऊपर हम बात करेंगे इसके बाद में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थोड़ा सा गैप ले ले। वेरी गुड। जो भाई ऊपर खड़े हैं वो ऊपर ही उसी जगह खड़े रहें, नहीं तो धक्का मुक्की हो सकती है। तो वहीं पाँव जमाएं और वहीं से इस चीज़ को फॉलो करें। आप ही करेंगे या मैं करूँगा? आप करेंगे? ना ना ना, आप ही साथ में नहीं कर सकते। तो आप रिपीट। मोबाइल दे देते, वीडियो बन जाती अपने फोन में। आप दोनों मिलके करवा दो। नहीं करवा दो, आप बहुत अच्छा कर साथ में नहीं कर सकते ना। ये इधर करवाएगी, आप इधर बहुत अच्छा नहीं। वो वाला नहीं करना, हाथ मिलाने वाला नहीं करना। तो फिर बाकी करना है उसके अलावा। आप भी करना। दोनों इधर आ जाओ। रुको एक मिनट। म्यूजिक सभी को सुनाई दे रहा है पीछे तक? हो सकता है थोड़ी आवाज़ कम हो, लेकिन आप हाँ थोड़ा सा आपको सहयोग देना पड़ेगा। छोटा सा स्पीकर है, जान नहीं ले सकते इसकी, इसलिए आप मैं कुछ प्रोसेस बताऊंगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करने हैं। बहनें उधर हैं जो इनको फॉलो करेंगी। मैं अपना आप भाइयों के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। देखो छोटे से 4-5 स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है, ऐसे करना है किसी को जैसे हम बुलाते हैं। वेरी गुड, ठीक। नहीं मुंह से नहीं बुलाना है आपको, म्यूजिक के साथ। अभी सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ, बाद में क्या करना है वो आपको देखना है। दूसरा, जब आपने ये किया, दूसरा ये करेंगे। वेरी गुड। तीसरा जो स्टेप है वो ये है, जैसे डिस्को डांस करते हैं। वेरी गुड। फिर चौथा ये है, आगे से ऐसे करना है, फिर से बुलाना है, फिर आप क्लैप करेंगे। अब ये तो 4 स्टेप है। अभी जो म्यूजिक बजेगा ना, उसको सिंक करना है। या तो आप मुझे देखेंगे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसको, म्यूजिक इसमें तेज भी होगा, धीरे भी होगा, फिर तेज भी होगा, धीरे भी होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली आपको वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। ये आपकी एकाग्रता को दर्शाएगा कि आप कितने एकाग्र हैं इस समय, ठीक है। बहन जी आप ये स्पीकर को थोड़ा ऊंचा कर दीजिए ताकि आवाज आए आगे तक, या फिर थोड़ा सा लाओ। आप इधर आ जाओ, या तो ठीक है। जी ठीक है सर, यहाँ हाँ, या तो एक जना पकड़ के आ रही है आवाज? नहीं आ रही, यहाँ तक नहीं आ रही। चल ऑन कर। थोड़ा तेज। धीरे 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 थोड़ा आगे आ जाओ भाई, ये माइक आप बजेंगे। आप धीरे 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 करते जाओ करते जाओ। ये आवाज आ रही है? कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। चिकन डांस, वेरी गुड। हमें क्या है, मशीनों पे आधारित नहीं होना है, चाहे माइक सपोर्ट करे ना करे। ये जब तक बजता है हम अपनी मस्ती में लगे रहेंगे। ये हमारी एकाग्रता का प्रमाण है। वेरी गुड। बज रहा है? अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वेरी गुड। अपने लिए तालियां बजा दीजिए। आप सभी बैठ जाएं। एक हाथ आगे करें, एक हाथ ऐसे मोड़े,
और अपने आप को शाबाशी दें। वेरी गुड। ये शाबाशी रोज सुबह आपको अपनी देनी है। रोज शीशे में देखो, अरे आज फिर मिल गया, तू ही मिल गया है, तू ही है ना मेरे माँ बाप की, अब देख मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे रोज आप अपने आप को शाबाशी दें शीशे के सामने, और आपका जो लक्ष्य है उसमें आप बहुत ही जल्दी सफल होंगे। आज क्या था शुरू का टॉपिक? डिटॉक्सिफिकेशन और मोबाइल। समय पे साथ नहीं दिया हमारे स्पीकर ने, एकाग्रता हमारी बनी रही फिर भी, उसके लिए भी आप तालियां। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सारी चीजें आपने समझी। राजयोग के बारे में जब हम बात कर रहे थे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 85 सालों से इस राजयोग की शिक्षा आज हमारे भारत की सभ्यता को 180 देशों तक ले जा चुकी है। तालियां नहीं बजाएंगे? तालियां बजाने का दूसरा कारण ये था कि इस संस्था को चलाने वाली केवल और केवल हमारी बहनें हैं। कि आप कहते हैं ना लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। अगर आप कभी ब्रह्मा कुमारी आएंगे, हमारा हेड ऑफिस जो कि माउंट आबू में है, वहां देखेंगे आपके जैसी 50,000 से भी ज्यादा बहनें पूरे विश्व में निस्वार्थ भाव से, 1 भी रुपया नहीं मिलता है, ना सैलरी मिलती है, लेकिन अपने जीवन को इन्होंने समर्पित किया है देश के हित के लिए। तो समय की सीमा को देखते हुए मैं बहन जी से अनुरोध करूंगा कि वे राजयोग का अभ्यास करवाएं, और राजयोग क्या है इसके बारे में भी बताएं, और कैसे आप अपने जीवन को बार बार राजयोग के अभ्यास से फिर से अलाइन कर सकते हैं अपने उद्देश्य के लिए। धन्यवाद। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? अच्छे या बहुत अच्छे? अच्छा, चलो अपने लिए ही तालियां बजा दो। शायद मैंने ढोलक के लिए तो नहीं बोला था, मैंने ढोलक के लिए थोड़ी बोला था बजाने के लिए, मैंने तो कहा था ताली बजाने के लिए। और जिन्होंने बेंच बजाई है इसका मतलब वो शायद खुश नहीं है अपने आप से, ऐसा? तो सभी अभी हम यहाँ क्यों आए? स्टडी करने के लिए आए, स्टडी करने के लिए। माँ बाप हमारे लिए पैसे खर्च करते हैं, आप सभी को मालूम है, हमें इतनी मेहनत करवाते हैं। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं, अभी मैं आई थी तो नवीन सर जी, मैंने 3-4 बच्चे नीचे खड़े थे तो सर ने बुलाया ऊपर कि बच्चों को बुलाओ, उनको डांट लगाई। फिर मैंने बोला सर आपका तो स्कूल से भी ज़्यादा हेडेक आपके ऊपर। तो सर ने बताओ क्या बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। सर ने बोला दीदी ये सब मेरे ही बच्चे हैं। सर के लिए ताली नहीं बजाओगे? सर ने बोला एक बहुत अच्छी बात कि दीदी मेरे ही बच्चे हैं, मैं तो वैसे इनसे फीस लेकर भी अपना काम कर सकता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। सर को तो पैसे चाहिए ना, सर को कुछ चाहिए नहीं। अगर सर हमें डांटे कभी कुछ समझाए तो हमें क्या गुस्सा आता है? नहीं आता? नहीं आता। अच्छा, फिर न्यूज़पेपर में कहीं सुनते कि टीचर्स की बाहर जाके क्या कर दिया। फिर ये मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन है या अच्छा दूसरी जगह की बात है? हाँ, तो हम जब यहाँ आते हैं तो रोज़ आने से पहले हमें माँ बाप को क्या देख के, हमारी रीति रिवाज क्या है राजस्थान में, धोख देना। आप सबको मालूम है ना, हम धोख देते हैं, कहीं भी जाते हैं कहीं भी आते हैं तो पहले धोख दिया जाता है। तो हमारा भी यही कार्य है, जब भी हम घर से बाहर निकले माँ बाप की दुआएं लेकर निकले। पहले के लोग क्या करते थे, जॉब के लिए जाते थे, एग्ज़ाम के लिए जाते तो क्या करते थे, पैर छूते थे। तो माँ बाप क्या बोलते थे, खुश रहो, जॉब बहुत अच्छी लगे और आगे बढ़ो, बोलते थे। और आजकल बाय मम्मी जा रही हूँ, वो बैग टांगे, वो जूते हाथ में ले लेके भागे, कहीं मेरी बस छूट रही, मेरी ट्रेन छूट रही है ऐसा? तो वो ट्रेडिशनल किसने चेंज कर दिया? हम लोगों ने ही।
अब हमें क्या करना है, जब भी हम घर से बाहर निकले पहले हमें माँ बाप को नमस्ते करना है। दूसरा, उनको धन्यवाद करना है। आप सबको मालूम है पैसे कमाना इजी नहीं है, वो एक एक पैसा खुद भूखे रह जाएंगे, लेकिन कमाते किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। कम से कम मेरे बच्चे सक्सेस हो जाए। और सर को भी क्या चाहिए कि हमारे ये सारे बच्चे क्या हो, पढ़ने के लिए आते हैं, कम से कम उस समय तो स्टडी के ऊपर फोकस करें, बाकी समय आप यहाँ से जाओ, जो करना है करो। ये उम्र मस्ती वाली तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, लेकिन अभी मेरे को स्टडी करना है तो मुझे उसी में फोकस करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब चलता रहेगा, वो तो आप जॉब लग जाएगी ना तब भी चलता रहेगा। अगर मेरे को जॉब में या मैं जो भी स्टडी कर रही हूँ उसमें अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो क्या आपकी मदद स्नैपचैट करेगा, इंस्टाग्राम करेगा? फिर कौन करेगा? कोई कर पाएगा? नहीं। फिर हम क्या बोलते, वो तो आगे बढ़ गया मैं पीछे रह गया, है ये। फिर खुद अंदर गिल्टी कॉन्शियस आना शुरू करता है, फिर शर्माते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं दिखाते हैं, तो फिर किसको मुंह दिखाते? एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। जैसे हम कमरे में बंद करते हैं, सोचते मैं चुपचाप बैठे रहता हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे तो शर्म आ रही। जो साथ वाला ही था आपका, बोला कि वो तो आपको मस्ती के लिए ले जाता था, चलो फ़ोटो खिंचवाते, चलो हम यहाँ घूमने चलते, चलो यहाँ खाने के लिए चलते, उसने तो बोल दिया, लेकिन आपको क्या मालूम कि वो कितनी स्टडी कर रहा है। फिर आप क्या बोले कि तू तो मुझे घुमाने के लिए ले जाता था और तू तो सबसे आगे पहुँच गया। होता है ऐसे, अपने ही साथी वालों को क्या करते, पीछे गिराना शुरू कर देते। अभी ये मेरी उम्र है स्टडी करने का। जब स्टडी करने का मन नहीं होता है उस समय आप अपने माँ बाप को याद किया करो, वो कैसे पैसा कमा रहे, उनसे पूछना धूप क्या होती है, पानी नहीं मिलता है, प्यास से घूमते रहते, कभी यहाँ भागेंगे कभी यहाँ भागेंगे। भले कोई रिच फैमिली का होगा, कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, लेकिन बैकग्राउंड भी कब अच्छा रहा आपका, जब माँ बाप ने मेहनत किया। एक बार मेरी जॉब लग जाए, मैं अपनी स्टडी में सक्सेस हो जाऊँ, तो क्या होगा, पूरी ज़िंदगी में इंस्टाग्राम में अपनी रील्स, फ़ोटो वगैरह अपलोड करती रहूँगी। तो ऐसे ही मेडिटेशन माना क्या होता है, हम खुद को हीलिंग करना। हीलिंग माना, मान लो कोई बात है जो मैं अंदर परेशान हूँ किसी बात से, किसी को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही, तो क्या करते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है ऐसा। फिर क्या करते हैं, मेडिटेशन करने से क्या होता है, मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है हमारे, तो हमारी थिंकिंग कैसी होने लग जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग। आप किसी के पास भी बैठ जाओ, कोई आपको अच्छी बातें नहीं बताएगा। आपको मैं भी बोलूँ आपस में बहुत अच्छी कम से कम 100 बातें करनी है, आप कितनी बातें कर सकोगे, बस 20, लास्ट 20। और बोलो आप किसी तीसरे व्यक्ति की या कोई गंदी खराब बातें करो तो उसकी तो हजारों अनलिमिटेड करोगे, है ये ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को क्या मिली हुई ज़्यादा, नेगेटिविटी। इसलिए आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब हम कोई बात गलत सोचते हैं वो जल्दी पूरी होती है, जो अच्छी बात होती है ना वो जल्दी पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेरे चारों ओर सराउंडिंग का है, नेगेटिविटी है। तो मुझे क्या करना है, अगर मेरा मन कभी उदास भी होता है, दुखी होता है, उस समय मैं क्या सोचूं, मैं कौन हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। कभी भी ये नहीं सोचना मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ। कोई हमें टॉर्चर भी करता है ना, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू फालतू लाइब्रेरी में जाता है, पैसे खर्च करता है, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तू ऐसा है वैसा। उस समय सोचना बहुत अच्छी बात है, मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी और मैं बहुत अच्छा आगे बढ़कर दिखाऊंगी, ना कि आप नर्वस होना। ये कब आ सकता है, जब हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन कैसे किया जाता है, पहले अपने आप को, अभी हम सब करेंगे मेडिटेशन, सभी सीधे होके बैठेंगे, अपनी आंखें बंद करें, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। चारों ओर की, यदि मन में किसी भी प्रकार की बात चल रही है, उन सभी बातों को एक किनारा कर दीजिए।
और अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस करें। महसूस करें मैं शक्तिशाली, खुश नसीब आत्मा हूँ। सुप्रीम पावर से मैं आत्मा कनेक्टेड हो रही हूँ। और महसूस करें मैं शांत आत्मा हूँ। मेरे मन के विचार धीरे धीरे एकदम शांत होते जा रहे हैं। अब अपने आप को महसूस करें जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं पावरफुल आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर पॉजिटिव थिंकिंग का एक ऑरा बना हुआ है और उस ऑरे के अंदर मैं आत्मा अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। और हम सभी अभी राइट हैंड ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखे सभी, और महसूस करें जैसे ही मैंने अपने सिर पर हाथ रखा तो आपको जो भी चाहिए, चाहे जॉब में सक्सेस चाहिए, एग्ज़ाम में नंबर 1 चाहिए, जो भी चाहिए वो आप महसूस करें भगवान का हाथ मेरे सिर पे रखा हुआ है और भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप लोगों को जो भी चाहिए भगवान से वो महसूस करें कि भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं। सभी ने बोल दिया भगवान को। और दूसरा, मेरे अंदर जो भी कमी है या जिस आदत से मैं परेशान हूँ या और लोग मेरे से परेशान हैं, वो सारी आदत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब सभी नीचे हाथ कर लेंगे, आंखें सबकी बंद रहेगी। एकदम बॉडी को रिलैक्स, मेरा मन शांत। अब सभी ओम की ध्वनि 3 बार करेंगे। शुरू करें। ओम। आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे और अब सभी अपनी हथेलियों को देखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलकर अपने हथेलियों को देखो और महसूस करो कि मैं अपने खुद ही अपना भाग्य लिख रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो ऐसे मेडिटेशन करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सर को दोबारा थैंक्स बोलेंगे। सर थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना अच्छा सेशन रखा।
आज की दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं करता, अपना ही अपनों के लिए नहीं करता है। सर तो अपने हो गए ना, तो हम सर के लिए दोबारा अगेन थैंक्स करें। वेरी गुड। तो मुझे लगा सिर्फ आज की सभा को देख के थोड़े से बदले हैं, लेकिन भाई साहब ने बताया कि यहाँ के बच्चे बहुत ही परफेक्ट है। जैसा कि यहाँ का इंस्टीट्यूट का नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को अगर हम परिभाषित करें तो एक ऐसा शब्द है जो कभी भी बदलता नहीं है। वो हर प्रोसेस में, हर प्रक्रिया में अपने एक मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोसेस को या तो तेज करेगा या फिर प्रतिक्रिया करके, लेकिन उसकी अवस्था कभी नहीं बदलती। ना बदलने वाले को कैटलिस्ट कहा गया है। और इस संसार में हम कहते हैं कि बदलो बदलो और अपने आप को इतना बदलो कि जब तक हम उस अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए। लेकिन बदलना किस चीज में है और किस चीज में नहीं बदलना है, अगर आज इसकी परिभाषा हम समझ लें तो मेरे ख्याल से जिस उद्देश्य के साथ आप यहाँ आए हैं वो उद्देश्य ज्यादा दूर नहीं है। इस दुनिया में कहा जाता है कि सिर्फ एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, अगर उसके जैसा हम हो जाएं तो मेरे ख्याल से पूजनीय भी बन जाते हैं। कोई कहेगा, बताएगा, छोटा सा कोशिश करेगा कि क्या चीज नहीं बदलती है, आप बताएं। कुछ भी, कोई आपको जज नहीं कर रहा है यहाँ पे, जो भी आपके मन में आ रहा है वो बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो कभी बदलती नहीं है। आप ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जिसका नाम ये है कि कभी नहीं बदलना है। तो कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर दे जिसकी वजह से जीवन में बदलाव आए, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। ऐसी पदार्थों में वो पदार्थ कैटलिस्ट का काम करता है जिसकी वजह से प्रतिक्रियाएं हो रही है, रिएक्शन तेज हो रहा है, लेकिन वो खुद नहीं बदलता। दुनिया में कहा जाता है एक सत्य मात्र है जिसके अलावा कुछ भी दुनिया में अगर हम विश्वास करें वो बदलता है। सत्य केवल जो है वैसा का वैसा शुरू से लेके अंत तक रहता है। अगर ये धारणाएं हम अपने जीवन में रखें तो शायद हमारे जीवन को आसान बनाने में हम खुद ही आज बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो अब सत्य और असत्य में कैसे परिभाषित करें कि जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो सत्य है, और जो चीजें लोगों को मेरे द्वारा अच्छी नहीं लग रही है, हालांकि मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि सत्य है, उसको डिफाइन क्या है? उस सत्य को हमने गॉड, खुदा, अल्लाह, ईश्वर कहा है ना। उसके रंग रूप कभी भी रेखा गुण करते हुए कभी बदलते नहीं हैं, लेकिन हम इंसान हैं, समय समय पर परिस्थितियों अनुसार अपने आप को बदलते हैं। लेकिन इस बदलाव में कई बार चीजें गड़बड़ होती है। हमें खुद नहीं पता चलता कि मैं इस यात्रा में आगे बढ़ रहा हूँ, इस पढ़ाई में आगे बढ़ रहा हूँ, इस करियर में आगे बढ़ रहा हूँ, और बढ़ते बढ़ते मेरे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं वो हमें एक अलग ही रास्ते पर लेके जा रहे हैं जिसके लिए शायद हम नहीं आए थे। अब इसमें डिफाइन कैसे करें कि मैं आगे बढ़ रहा हूं लेकिन सही रास्ते पे बढ़ रहा हूं, मैं जिस करियर के लिए कैटलिस्ट में आया हूं उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं और वो मुझे सफल कर रहा है, कहीं ना कहीं मैं कामयाब हो रहा हूं, इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे और कोई कैसे हमें बताएगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। पहली बात तो हमारे अंदर ये इतना अहम भाव है, हम अपने आप को कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं जी मैं सही हूँ। हर कोई अपने आप को सही कहेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति की बात आएगी शायद वो आपको सही नहीं कहे। इसमें ऐसा हो क्यों रहा है? इसका एक कारण है हमारे सोचने समझने की शक्ति। जिस उम्र में हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, जिस उम्र में आप हैं, कहा जाता है 20 साल तक की उम्र में हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जो डेवलप होता रहता है और वो डेवलप होने में पूरी तरह से उसको अच्छे तरीके से काम करने में 20 साल से भी ऊपर लग जाते हैं। 20 साल तक वो डेवलप होता रहता है, जिसे हम आगे का ये जो दिमाग का अग्रिम हिस्सा है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका मतलब ये, इसका कार्य सिर्फ ये है कि आपको ये निर्णय लेने में मदद करता है। अब लेकिन कई बार चीजें जो हमारे जीवन में घटित हुई है उसी के आधार पे वो निर्णय लेगा कि आप सही रास्ते पे जाएंगे कि गलत रास्ते पे जाएंगे। एक बात इनके लिए अच्छी हो सकती है, दूसरी बात इनके लिए गलत हो सकती है। अब निर्णय कैसे लिया जाएगा ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिफाइन करता है, डिसाइड करता है। कई बार हमसे गलतियां हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं यहाँ पे माथा पीट के कि मेरी किस्मत खराब थी, इसी चीज को पीटते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे दिमाग में पता नहीं किसकी मत डली हुई थी जिसके आधार पे मैं चल रहा था और मैंने ये काम कर दिया। वो मत खराब थी, वो दिशा खराब थी। अब वो जीवन में हमें कौन दिशा दे रहा है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन हमारा आदर्श है, ये सारी चीजें इस पे डिफाइन करती हैं।
आप बात को समझ रहे हैं? तो हमारी किस्मत को बेटर करने के लिए हमें इस वाले अग्रिम हिस्से को सेट करना पड़ेगा, सही और गलत निर्णय ये ले सके, उससे हमें वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो वाकई में इसको सही दिशा में ले जाने के लिए वो बल देती है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने सुना है? अभी बहुत ही शोरों से है और डेवलप हो रहा है और मार्केट में बड़ी धूम मची हुई है, खासकर डेवलप शहरों में, अमेरिका में, अगर भारत में देखे जाए तो दिल्ली और मुंबई में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पड़ी हुई थी उसको एक्सेस करके वो आपको एक अपनी गणना के आधार पर कुछ आउटपुट देता है, और वो इतना सटीक दे रहा है जिसमें शायद हो सकता है कि हमारे पांव तले जमीन भी खिसक जाए। कहने का मतलब ये है कि जिन जॉब्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं हो सकता है वो हमारी वो जॉब्स भी भविष्य में छीन ले। 100 लोगों का काम वो अकेले कर पा रहा है, कितने अच्छे तरीके से कर पा रहा है। तो हमारे ही भाइयों ने, इंजीनियर्स ने एक ऐसा इंटेलिजेंस तैयार किया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो टेक्निकल है, वो पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है और अपनी गणना के आधार पे आपको आउटपुट देता है। पूछोगे उनसे कि आज से 10 साल बाद दुनिया कैसी होने वाली है, वो ऐसे चित्र दिखाएगा आपको कि आपको बिल्कुल लगेगा कि ये सिर्फ वैसा ही है। किसी भी चीज़ की कुछ भी आपको टाइप करना है, अंग्रेजी, हिंदी, कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, वो आपको एग्जैक्टली सेकंड्स में आंसर देगा। कोई भी भाषा है, जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड भी, लेकिन उसका तरीका है और उससे भी हमें बचना है कि कैसे सही दिशा में उस तरीके से पालना दें, इसको सुंदर तरीके से पूरे जीवन में चलाएं, तो ये हमें बहुत आगे पहुंचाएगा। बार बार कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ घटनाएं होती हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, आप सभी ने पढ़े होंगे। वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जितनी बार भी आप कोई भी एक्टिविटी बार बार कर रहे हो, वो एक साथ मिलकर एक संगठित रूप में एक मेमोरी बनाते हैं। अब जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो उसे नहीं पता कि अच्छी है कि बुरी है। वो जब संगठित तौर पे उस चीज़ की मेमोरी बना देते हैं, वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं आपके ब्रेन में। फिर आपको पता नहीं चलता कि अब वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में अपने आप क्यों हो रही हैं। वो एक बार जुड़ गए, वो आपकी हमेशा के लिए हैबिट बन जाएगी। हैबिट को आध्यात्मिकता में कहा जाता है संस्कार। हम कहते हैं ना कि भाई शादी होने वाली है, संस्कार मिलने चाहिए। सीधी सी भाषा में है, आदतें मिलनी चाहिए। अब आदतें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो इस चीज़ को कैसे हम आगे बढ़ाएं? ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन में होती रहती है, हम अनजाने में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये अंदर हमें जाके भविष्य में कितना नुकसान पहुंचाएगी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी और आपका अग्रिम हिस्सा दिमाग का, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो आपको निर्णय देने में मदद करता है, उसका आधार जो है वो जो उम्र है 1 से लेकर 20 साल तक की उम्र। अब इस उम्र में हम माँ बाप की सुनना ही नहीं चाहते। अरे इन्होंने क्या दुनिया देखी है, दुनिया तो अब है जो हम देख रहे हैं। इनको क्या पता है, तो गाँव में है, गाय भैंस चरा रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, इनको क्या पता। इनको वो सब पता है जो शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन हमारे अंदर उस समय होश होता ही नहीं। हम जोश से काम लेते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन हमारे शरीर में भिनभिना रहे होते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को इतने शेर खां समझते हैं और अपने आधार पे हम डिसीजन लेना शुरू करते हैं कि भाई हम सही हैं, बड़े शायद हो सकते हैं वो हमारी बातों को ना समझें। और हम फिर लड़ते हैं, भिड़ते हैं, अपने आप को प्रूफ करते हैं और कई बार ऐसे स्टेप उठा लेते हैं कि हम अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं होश की नहीं है, जोश की है। इसलिए कहा जाता है होश में काम लें, जोश में नहीं। तो 20 साल की उम्र में अभी क्या हुआ है पिछले 20 साल से, और जिस उम्र के पड़ाव में आप हैं, शायद हम यहाँ जो बैठे हैं एक उम्र का पड़ाव हमारा अलग है। हम जब स्कूल से निकले ही थे या स्कूल के समय में ही थे तो मोबाइल सिर्फ आना ही शुरू हुआ था, और शायद आप जिस उम्र के पड़ाव में हो, शुरू में ही आप लोगों को हो सकता है मोबाइल का परिचय मिल गया हो और मोबाइल आपको दे दिया गया हो। अब मोबाइल की हम बात क्यों कर रहे हैं? मोबाइल ही इस समय एक ऐसा श्रेष्ठ यंत्र मैं कहूँगा जो हमारे जीवन में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कह रहा है कि अच्छी भूमिका निभा रहा है, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई देखे कि वो कैसा प्रभाव डाल रहा है तो दूसरे कहेंगे कि मोबाइल गलत है। विज्ञान की कोई भी देन गलत नहीं है। विज्ञान को जब किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है तो उसके 3 नियम हैं। अगर वह इन 3 नियमों में खरा नहीं उतरता है तो उस विज्ञान में उस प्रोडक्ट को आपके सामने लाया ही नहीं जाता है। तो पहले कोई भी चीज़ बनी हो, रोबोट बनी हो, मोबाइल बना हो, चाहे दवाइयाँ बनी हो, कुछ भी हो, पहले विज्ञान उस डेवलप करने वाले से पूछता है कि ये इन 3 फॉर्मूले में फिट होता है कि नहीं होता है। पहला फॉर्मूला ये है
कि उससे पूछा जाता है कि भाई साहब आपने जो भी बनाया है वो मानव हित के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उसको बनाने वाला कहता है जी जरूर करेगा। तो मोबाइल इस चीज़ में सर्वश्रेष्ठ है, मानव हित के लिए काम कर रहा है। दूसरा पूछा जाता है कि ये क्या हमेशा इंसान के कंट्रोल में रहेगा, वो कहता है कि जो चीज़ मैंने बनाई है वो इंसान के कंट्रोल में रहेगी, उसको पास कर दिया जाता है। तीसरा ये कहा जाता है कि ये क्या मानव जीवन के लिए सर्वनाश का कारण तो नहीं बनेगा, तो वो कहेगा जी नहीं बनेगा। जब इन तीनों प्रश्नों से वो पास हो जाता है उसको मार्केट में उतार दिया जाता है, और इसके विरुद्ध जो काम करते हैं उन प्रोडक्ट को जमीन पर नहीं लाया जाता। अब हुआ क्या, मोबाइल तीनों ही फॉर्मूले में पास हुआ, लेकिन आज क्या हम मोबाइल के कंट्रोल में है या मोबाइल हमारे कंट्रोल में है? मोबाइल के हम कंट्रोल में हैं। क्यों? शुरुआत में बहुत अच्छे के लिए हमने इस्तेमाल किया था, धीरे धीरे एक ऐसा समय आता गया कि हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसी डेवलप हुई कि हमें मोबाइल हमारे जीवन से अभिन्न अंग लगने लगा। अब वो हमें कंट्रोल करने लगा, हम स्मार्ट कम हुए, मोबाइल स्मार्ट होने लगा। अब इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती चली गई है कि आज अगर आप 2 घंटे के लिए मोबाइल भी ऑफ कर दें तो आपको बेल सुनाई देगी, व्हाट्सएप की रिंग सुनाई देगी कि शायद किसी का मैसेज आया होगा। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी में इसको रिंगजाइटी कहा जाता है, यानी कि बेल सुनने की बीमारियां। तो ऐसी बहुत सारी साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर्स, बीमारियां जो मानसिक बीमारियां हैं, आज युवाओं में सबसे ज़्यादा पैदा हो चुकी है। और इन्हीं बीमारियों की वजह से, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, हमें भी नहीं पता चलता है, हमारी पढ़ाई के लिए जिस लक्ष्य के लिए हम आए थे वो भटकना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हैबिट, संस्कार एक बार हमारे जीवन में बन गए, अच्छे बने तो आपको अच्छी दिशा में अपने आप लेकर जाएंगे, बुरे बने तो आपको बुरी दिशा में अपने आप लेकर जाएंगे। इसी एडिक्शन, इन्हीं हैबिट्स की बार बार जो रिपीटेशन साइकिल होते हैं उनको हम एडिक्शन बोलते हैं, यानी कि उसके हम अब गुलाम होते चले गए। अब एडिक्शन जब यहाँ आया है, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। एडिक्शन की व्याख्या बहुत लंबी है। आपको किसी इंसान का एडिक्शन हो सकता है, आपको किसी वस्तु का एडिक्शन हो सकता है, आपको किसी भी साधन का एडिक्शन हो सकता है, किसी विचारों का, किसी किताबों का एडिक्शन। हर वो एडिक्शन अच्छा है जो आपको उस एडिक्शन के बाद में एक अच्छी दिशाओं के और लेकर जाए। लेकिन अगर आप अपने आप से चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, एक ही चीज़ के बार बार ख्याल आ रहे हैं, तो समझ लिए मेरे दिमाग का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो गलत डायरेक्शन में बन चुकी है। आपका एक ही उद्देश्य है पढ़ाई करना, अपने लक्ष्य को पाना। अगर इसमें आपका मन नहीं लग रहा है, लाइब्रेरी है अगर वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, मन कहीं और भाग रहा है, तो समझ लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी, हैबिट और एडिक्शन, ये 3 चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। और अगर 20 साल तक ये किसी की गलत बनती चली गई तो वही बच्चे आज हैं जो कि बहुत जल्दी सुसाइड कर रहे हैं, खुद मर रहे हैं और दूसरे को मार रहे हैं। मम्मी जी ने मेरे को 12वीं पास होते ही मोबाइल नहीं दिलाया, मैं नहीं या मम्मी नहीं, अगले दिन अखबार में आता है मम्मी नहीं। आप पढ़ते होंगे, बहुत अखबार में ऐसी चीजें आती है। क्यों? उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी इतनी टाइट हो चुकी है, अब उसको उसकी मम्मी भी चेंज नहीं कर पाई। जब मम्मी नहीं चेंज कर पाई तो कौन चेंज करेगा? अब उसके लिए हमें खुद को ही काम करना पड़ेगा। ना मैं चेंज कर पाऊंगा, ना आप चेंज, ना ही कोई तीसरा चेंज कर पाएगा तो आप ही अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी फिर से चेंज कर पाएंगे। इन न्यूरोप्लास्टिसिटी के गड़बड़ होने की वजह से OCD, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, सीधी सी भाषा में बोले चिंता, अवसाद, ये सारी चीज़ें आज के युवाओं में पनप रही है। कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा माथा भिनका हुआ है, तू बस मेरे सामने मत आ। मैं देख रहा है ना किस में लगा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ मैं हूँ नहीं। मेरा देह यहाँ बैठा है, लेकिन हो सकता है आधों के अंतरात्मा कहीं और ही है अभी इस समय। इसका सीधा सा कारण यह है, जब हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर एक जगह अलाइन नहीं है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जिस काम के लिए हम अगर वहाँ बैठे हैं वहाँ हमारा मन नहीं है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और जितने भी कामयाब आपने लोग देखे हैं उन्होंने एक ही चीज़ पे ज़्यादातर काम किया और वो बहुत आसानी से इसमें कामयाब हुए। उन्होंने अपने मन, बुद्धि और शरीर को एक समय में एक ही जगह पर लगा दिया। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं एकांत में पूरी रात भर, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड 6-6 महीनों तक रात भर रेडियम के खोज में दुनिया के सुध बुध भूलकर लगे रहते थे, एकाग्रता। और मनुष्य जीवन में, खासकर विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता बहुत ही अनिवार्य है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अलग अलग तरह की हैबिट्स, आदतें, ये हमारी एकाग्रता को भंग करती हैं और कर चुकी हैं। ये कारण है कि हम माँ बाप का कहना नहीं मानते, यहाँ आकर पढ़ाई नहीं कर पाते, लाइब्रेरी में नहीं जा पाते, या जिस किताब को खोला भी है दूसरी किताब को खोलने का मन कर रहा है, इसमें मन नहीं कर रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी
बहुत सूक्ष्म और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो हो सकता है कि कामयाबी चुटकियों का खेल हो। अब इस चीज़ को हम काम भी करेंगे और आज शायद आप इन चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें चेंज करना कितना आसान है। अब आया एडिक्शन। अब जब हमें बुरे एडिक्शन हो जाते हैं तो उसका मार्केट में नया शब्द आया है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कुछ नहीं है, आपने नेचुरोपैथी में सुना होगा, कोई भी चीज़ हमें बार बार तकलीफ दे रही है, कोई खाना तकलीफ दे रहा है तो हम कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं, भूखा रहते हैं या पूरे दिन पानी पीते हैं। नेचुरोपैथी है, भारत की सभ्यता है, बहुत लोग करते हैं। उस जो भी हमें नुकसान दे रहा है कि भाई ये बीमारी है, ये चीज़ आपको नहीं खानी है, खटाई नहीं खानी है, नमक नहीं खाना है, थोड़े समय के लिए आपको वो छोड़ना है। अब छोड़ना है लेकिन छूटता नहीं है, उसके लिए फिर वैद्य आपको बदले में कुछ और देता है। ये एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी है। किसी भी चीज़ को हम परिवर्तित करते हैं या किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उसके बदले हमें उसको कुछ और देना है, तभी वो काम कर पाएगा और तभी उसकी दवाई अच्छे से काम कर पाएगी। तो कोई भी आपकी हैबिट है मोबाइल की, इन सब चीज़ों की, सबको पता है किसको कितनी हैबिट है, और इसीलिए मार्केट में ये शब्द है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि थोड़े समय के लिए उस चीज़ से दूर रहना जो हमारी मन की शांति को, हमारी एकाग्रता को भंग कर रही है। अब भंग कैसे कर रही है? बहुत सुंदर सी चीज़ आपको पता है। अब आपको 2-4 चीज़ें और मैं बताता हूँ। मोबाइल जब आप इस्तेमाल करते हैं ना तो आप फ्री के नौकर बन जाते हैं। इंटरनेट के पीछे की दुनिया में जो लोग बैठे हैं उनको कमा के आप दे रहे हैं। समय आपने अपना वेस्ट किया पूरा दिन, जो भी एक अंगूठे से आप स्लाइड कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, स्टोरीज देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। मैं तो फ्री में देख रही हूँ, कुछ मजा आ रहा है मेरे को, और सबकॉन्शियसली आपने 4 घंटे 5 घंटे बर्बाद कर दिए। लेकिन इसके पीछे जो लोग थे जिन्होंने ये बनाया था, उन्होंने पहले मीटिंग बैठाई थी, और ये हमसे भी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा क्या किया जाए कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने इन डिवाइसेस में, अपनी इन वेबसाइट्स में रखें। आपको पता है पेपर क्लिक एक ऑप्शन है, जितनी बार आप क्लिक करते हैं उतनी बार ही इनको पैसा मिलता है। एडवर्टीजमेंट जो चलती है उनको पैसा मिलता है। जितनी भी वीडियो यूट्यूब पे आप देखते हैं बीच में जो ऐड आती हैं उनको पैसा मिलता है। लेकिन आपका क्या हुआ? आपका समय गया, एनर्जी गई, मन की शांति गई। शाम को आपने देखा, सीखा मैंने कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा गेम है, हमें समझना पड़ेगा। ऐसे ही व्हाट्सएप अब आजकल आपको फ्री दिख रहा है, आने वाले समय में हो सकता है आपको इसका $1 या $2 देना पड़े, क्योंकि आदि कर दिया ना। शुरू में आजकल ये रिवाज है बिजनेस का, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। आपके पहले मुंह पे मिठाई लगाएंगे फिर आप खुद चल के उस पर आएंगे। जैसे बीच में सिम आई थी, कौन सी आई थी? वेरी गुड, सबने इस्तेमाल किया उसको बहुत अच्छे से, फ्री में 1-1.5 साल। तो उन्होंने फिर बाद में हमें जीने नहीं दिया, है ना। फिर क्या हुआ? उसका पैसा बढ़ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे गिरोह पीछे चल रहे हैं जो हमारे खासकर युवा शक्ति है, उन्हें अच्छे से पता है कि हमारे भारत में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? युवा शक्ति। उसकी उम्र कहाँ से कहाँ तक है, उसको कैसे हम अपने चंगुल में लें, वो जिंदगी भर इसमें आना शुरू हो जाए। ऐसे ही आपको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सब के अपने गिरोह है, इनके एडिक्शन में डाला जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ, इसमें WHO की वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ साफ साफ लिखा है कि आने वाले समय में भारत के इतने युवा मरने वाले हैं, साफ लिखा है उसमें, गणना है उसमें। अगर आप कोई पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। उसमें हमारे माता पिता भी है, हमारे सगे भाई बहन भी है। लेकिन होता क्या है, हम पढ़ते ही नहीं हैं, और उनको ये पता है कि मरने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं? नए कस्टमर ढूंढते हैं। नए कस्टमर ढूंढते हैं किनके द्वारा? जिन अभिनेताओं को आप फॉलो करते हो उनके द्वारा। 4 बोतल, देखो सब मास्टर जी, इनके नाम याद रखो, अच्छे से रटा हुआ है इन्होंने। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी कर लिया, उसमें फिर क्या खुलता है? वही सारे हर दूसरा गाना शराब के ऊपर है। उन्हें पता है ये मेरा युवा है, उसे रटेगा और आज नहीं तो कल जाके फॉलो भी करेगा। एक हीरो जिसको सबसे ज्यादा लोग मानते थे, वो ऐसे सिगरेट जला के हवा में फेंकता था, और छोटा बच्चा उसको कॉपी कर रहा है। उसे ही नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन जब वो 18 साल का होता है, इसका मतलब ये था, और वो फिर पीना शुरू कर देता है। बुढ़ा होगा तेरा बाप, बंटी और बबली, इसमें अमिताभ को हमने सिगरेट पीते हुए दिखाया। वो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं पी, लेकिन जिन्होंने भी वो ऐड देखी सबने शुरू कर दी। और बीड़ी क्यों दी? इतना बड़ा अभिनेता है, बीड़ी क्यों दी? उसे पता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? गाँव में। बीड़ी सिगरेट से सस्ती है, इजीली वो खरीद लेंगे। तो बहुत बड़ा गिरोह ये सारा चीजें चल रही है। तो भाइयों और बहनों, अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ साथ अपनी आंखें भी और अपने मन को भी खुला रखो, और इस चीज पे अवेयरनेस को बढ़ाओ। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बात कर सकते थे, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। अब इसके धीरे धीरे निवारण पे आते हैं। शुरू में हमने इसकी बात की। आपको पता है हर जगह, तकरीबन हर
धर्म में इस चीज़ के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जिसको हम बुरा काम होने के बाद पीटते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें हमारे बड़ों ने, हमारे इतिहास में, हमारे पूर्वजों ने, देवी देवताओं ने समझाने की कोशिश की है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते थे, टीका लगाया जाता था, और माताएं बहनें टीका लगाती हैं। जब भी आप बड़ा कुछ काम करने जाते हो तो आपको यहाँ टीका लगा के विदा किया जाता है। देवताओं के यहाँ देखोगे कुछ ना कुछ सिंबल मिलता है, चांद है, सूरज है, कुछ ना कुछ है ना। क्या मतलब है? बहुत सुंदर मतलब है। उन्होंने इन चीज़ों को परिभाषित किया और समझा भी था, और इसीलिए आज उनके सफलता की कहानियाँ आज हम पढ़ते हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, है ना। वे सब अपने अपने कार्य में कुशल थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एकाग्रता शक्ति को इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में समाहित किया था, इस चीज़ को समझा भी था। अंत में एक जो हम कहानी सुनते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की, उसमें भी ये एक तरीका बताया था कि सब जगह से मन हटा और अपने यहाँ पर एकाग्र कर और तू विजयी होगा, है कि नहीं। कहने का मतलब इस किस्मत को हमें अब ठीक करना है। अब हुआ क्या, न्यूरोप्लास्टिसिटी आप लोगों की जो डेवलप होनी थी हो गई, होनी थी ना। कईयों को पता भी है, सब अपने आप को नंबर दे सकते हैं कि मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी किस लेवल तक में हुई है। सीधी सी गणना है, अगर आपसे गलत काम हो रहा है, आप अपने कार्यरत में अगर आप एकाग्र नहीं हैं, तो समझ लीजिए न्यूरोप्लास्टिसिटी गड़बड़ है। अब जब यहाँ शक्ति है हमारे अंदर, जहाँ पर इतिहास में भी दिखाया गया है, वाकई में यहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे हम अलग अलग भाषाओं में आत्मा, एनर्जी, रूह, शक्ति ये कहते हैं। अगर वो प्रबल है, उसका प्रभाव इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे पड़ेगा, और उसे प्रबल बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बार बार प्रैक्टिस में लाते हैं, तो मन एकाग्र होगा, मन शक्तिशाली होगा। और हमारे यहाँ पर अगर कभी आप देखेंगे रिपोर्ट्स में, तो 99.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज की है। कहने का मतलब बुरी आदतें चेंज की है। आर्मी से हमारे एक मेजर थे जो 80 साल तक जिन्होंने शराब पी है, आर्मी से मिलती थी उन्हें, कोई कारण रहा होगा, उन्होंने खूब शराब पी, लेकिन 80 साल के बाद में, इसके अभ्यास के बाद उन्होंने तुरंत ही शराब छोड़ी, क्योंकि आत्मा में शक्ति बढ़ी उसके, और उस शक्ति के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि क्या सही है और क्या गलत है। और कुछ ही 4-5 दिनों में उन्होंने इतनी पुरानी हैबिट, सबसे पुरानी हैबिट का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उन्होंने चेंज की। तो अभी तो आपकी उम्र है ही क्या, आप जो न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो हैबिट्स आपकी बन रही थी, उनको आप तुरंत चेंज कर सकते हैं। और हमारा जो मन है 3 चीज़ों पे ज़्यादातर काम करता है। अगर ये 3 चीज़ें आप नहीं दे रहे हो, चित्र, रंग और आवाज़। पुराने ज़माने में कहते थे ना, बोल बोल के पढ़ो, देख देख के पढ़ो, चित्रों को देख के पढ़ो, और आज ऐसा हो ही नहीं रहा है। जब से मोबाइल आया, कानों में लगाया और चीज़ें हुई, हो गया काम। ये तीनों चीज़ें हमारे विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाती थी, आज विजुअलाइजेशन ख़त्म हो गई है। या तो हमें रिकॉर्डिंग की हुई कुछ कैसेट मिल गई, उसको पढ़ लिया और देख लिया। पहले बुक्स में रंग भी होते थे, चित्र भी होते थे, शब्द भी होते थे, और माँ बाप पीछे से कहते थे बोल के पढ़, जोर जोर से पढ़। ये सारे इनके कारण थे, ताकि हमारे अवचेतन मन को हम जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ दे सकें, वो अच्छे से काम करे। तो राजयोग एक ऐसी मैं कहूँगा क्रिया है, जिसके आधार पर आप अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, एकाग्रता को बढ़ाते हैं, और जितने भी मन के अवसाद हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, यहाँ पर आकर किसी की टांगें कांपने लगती है, वो भी एक एंजाइटी का पार्ट है। पब्लिक स्पीकिंग जो है कईयों से नहीं हो पाती है ना। और ये सारी चीज़ें अगर हैं मन के अंदर विद्यार्थी जीवन में, तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। राजयोग क्या है, इसके बारे में बहन जी आपको बताएंगी, और शायद एक टेक्निक भी करवाएंगी, और जिसको आप जीवन में बार बार अपने जीवन में रिपीट करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से पुरानी आदतें, जो बुरी आदतें हैं, उनको डिस्कार्ड करके नई हैबिट्स को फॉर्म करते हैं, जो आपके भविष्य में काम आती है। और हमारा जो रेगुलर संगठित योग होता है, मेडिटेशन होता है, वो वाटरवर्क्स के सामने हमारा इंस्टीट्यूट है, जिसे हम विद्यालय कहते हैं, एक तरीके का आध्यात्मिक विद्यालय है। जैसे आप यहाँ आए हैं, हम सभी वहाँ जाते हैं पढ़ने, हर उम्र का व्यक्ति वहाँ जाता है पढ़ने, और रेगुलर आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं, और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। हर प्रोफेशन से, हर धर्म से लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप इस चीज़ को समझें और अपने जीवन में उतारें। और ये हमारे भारत की पुरानी सभ्यता है, और हर कोई इसे किया करता था, जो धीरे धीरे चीज़ें खत्म होती चली गई है। तो आप में से किसी का इसके प्रति कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे।
डर भी होता है, फेयर भी होता है, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। रात को नींद ना आना भी हो सकता है। आजकल सुना है कि छोटे बच्चों को जल्दी नींद भी नहीं आ रही है, 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, और उसकी वजह से फिर भूख भी नहीं लग रही है। ये सारी बीमारियां आपके 2 दिमागों से जुड़ी हुई है। पहला दिमाग ये, दूसरा दिमाग ये, इसको भी छोटा दिमाग कहा जाता है। जब भी कोई चीज़ गड़बड़ होती है तो 2 ही जगह चीज़ें डाली जाती है, या तो आपके पेट में दवाई के तौर पर यहाँ पर, या काउंसलिंग के तौर पर आपके दिमाग में। ये दोनों बिल्कुल फिट होंगे तब पहला पेट ठीक होगा। इस पेट में क्या डाल रहे हैं हम, वो आपको समझना पड़ेगा, और वो कैसे आएगा, वो निरंतर राजयोग के अभ्यास से आएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कई ऐसे होंगे जो बाद में प्रश्न पूछेंगे। उससे पहले बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, बदले बदले से दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए एक छोटी सी तो शायरी बोल ही सकता हूँ, आपने सुनी भी होगी। कि बदले बदले से है जनाब, क्या बात हो गई है, हमसे खफा है या किसी और से मुलाकात हो गई। किसी और से मतलब हम कब बदलेंगे, जब हमारी उससे मुलाकात होगी। यार आपके मन में जो आया मैंने वो बिल्कुल नहीं बोला। वेरी गुड।